अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेकिन। कराची की आवाम ने गुज़िश्ता रोज तारीख का बदतरीन ब्रेक डाउन देखा। शहर का एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा रहा, लेकिन इस शहर के लोग ब्रेक डाउन से ही नहीं, क्रैक डाउन के नाम से भी खूब वाकिफ हैं। टारगेट किलर्स के खिलाफ क्रैक डाउन, भत्ताखोरी के खिलाफ क्रैक डाउन और दहशत गर्दों के खिलाफ भी क्रैक डाउन। मगर अजीब बात है कि ब्रेक डाउन तो मुकम्मल होता है, लेकिन क्रैक डाउन हमेशा आधा और अधूरा। ताहम दावे हमेशा बड़े बड़े किए जाते हैं। क्रिमिनल को आप पॉलिटिकल नहीं कह सकते। जो अमन कमेटी है ये एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल नेगोशिएशन, नो पॉलिटिकल नेगोशिएशन, वो सरेंडर करें, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें, लेट देम बी पॉलिटिशियन। वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक लियारी के हेड बैड बॉयज को दहशतगर्द करार दे रहे थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियार तालपुर आजकल लियारी अमन कमेटी के बैड बॉयज के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। जिस तरह मुफाहमत की रस्सी ने इत्तेहादियों को बांध रखा है, उसी तरह पीपल्स अमन कमेटी को जोड़े रखने के लिए एक NRO का जिस तरह का होता है, उस तरह का एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। कल तक जिनके सरों की कीमतें मुकर्रर की गई थी, आज उनके सरों पर ओहदों के ताज रखने की तैयारियां भी हो रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ दावे ही नहीं, वादे भी हमेशा अधूरे ही रहते हैं। बात होगी तालीम के साथ होने वाली ज्यादतियों की, आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इशूज पर, जिन पर आज हम फोकस करेंगे। आज स्टूडेंट्स के सामने ऐलान करना चाहता हूं, आई हैव गिवन द डायरेक्शन टू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू क्रिएट 1 लाख जॉब्स फॉर दिस यूथ। 1 लाख। रोजी और रोजगार का ख्वाब तो सभी ने दिखाया, लेकिन तालीम आम करने का ख्याल किसी को भी नहीं आया। हमारे अफवाज का एक दिन का खर्चा और पूरी कौम के 18 अवाम के लिए तालीम का पूरे साल का खर्चा एक बराबर क्यों है? बात होगी कि दिफा को तो हम बना चुके हैं नाकाबिले तस्खीर, लेकिन तालीम के मैदान में क्यों रह गए हैं इतने हकीर। हमें हर मसले के पीछे साजिश तो नजर आती है, लेकिन हमारी जहालत की जिम्मेदारी किसके सर जाती है? सवाल उठाएंगे कि गो अमेरिका गो रैलियां तो बहुत निकलती हैं, लेकिन दो तालीम दो की आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? और प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि जब तक हम इल्म की चिराग घर घर नहीं जलाएंगे, तो हमारी कौम में न्यूटन और आइंस्टाइन कहां से आएंगे? वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाए देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साद रफीक साहब, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। बहुत शुक्रिया साद रफीक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं अमीरुल अजीम साहब, रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका। और हमारे साथ दो बहुत खास आज मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अब्बास साहब। वेलकम टू द शो। कैसर अब्बास साहब कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, सक्सेस स्टोरी हैं, ऑथर हैं। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं आज हमारे रहनुमाओं के साथ, पॉलिटिकल रहनुमाओं के साथ। कोई भी चीज़ पाकिस्तान में आसान नहीं है, तालीम खास कर नहीं है। आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, आपने अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया, बाकी वीकनेसेस को डिफीट किया। लेकिन कितने कैसर अब्बास हैं आप जैसे, और अगर नहीं हैं तो उनको क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये समझने की है कि जब मैं बात करता हूँ लोगों से कि आप ज़िंदगी में वहाँ पे क्यों नहीं है जहाँ पे आपको होना चाहिए, तो फौरी तौर पे जिक्र आ जाता है हालात का, जिक्र होता है मजबूरियों का। मेरे आसपास हालात इस किस्म के हैं, मेरे सामने ज़िंदगी में इस किस्म की मुश्किलात है, इस किस्म की हार्डशिप्स हैं, तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये हालात नहीं होते, ये आपके अपने फैसले होते हैं। और ऐसे एक फ़ैसला किया था, मुझे बहुत फ़ख्र है अपने वालिदैन पे। बहुत साल पहले उन्हें पक्का यकीन था कि अगर आगे बढ़ना है तो अलिफ बे पे यकीन रखना है। तो मेरे ख्याल में वालिदैन के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को टाइमली एजुकेशन के प्रोसेस में एंगेज करें, और उसके बाद बच्चों पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वालिदैन का वक्त और पैसा और एनर्जीज वेस्ट करने की बजाय, और यहाँ पे मैं ख़ास तौर पे उन तमाम नौजवानों से मुखातिब हूँ जो मेरी तरह की बैकग्राउंड से हैं, जो घर से निकलते हैं तालीम हासिल करने के लिए और पता चलता है कि उन्होंने आसान तरीन मज़ामीन का इंतखाब कर लिया है। वो पढ़ रहे होते हैं एजुकेशन, पंजाबी और फारसी, और उसके अंदर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन आप जानती हैं कि इस किस्म के एजुकेशन की मार्केट में कोई वर्थ और वैल्यू नहीं होती। नतीजतन होता यह है कि फिर वालिदैन की नज़र में बच्चा जो है उसने MA कर लिया या MA कर लिया, लेकिन उसको मार्केट में कहीं पे नौकरी नहीं मिलती। ये सब सूरत हाल देखने के बाद बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बददिल हो जाते हैं और वालिदैन समझते हैं कि पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मेरे ख्याल में
हालात नहीं, आपके फैसले आपकी किस्मत का तयन करते हैं। अच्छा अमीर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये एक सक्सेस स्टोरी है, तालीम हासिल की, मुश्किल से हासिल की, अपना मकाम बनाया। ऐसे लोग बहुत कम हैं पाकिस्तान में जिनके लिए इतने आसान मरहले होते हैं। बहुत सारे लोग कैसर अब्बास भी नहीं होते। आप बताइए, ये किस्मत का खेल है या हमारा ही कोई कोताहियां हैं जो हम एजुकेशन को प्रायोरिटाइज नहीं कर सके? नहीं, कैसर साहब की वाकई एक अच्छी मिसाल है और इस तरह की मिसालें हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक फर्द के बजाय हमें पूरी नस्ल को सक्सेस स्टोरी के अंदर तब्दील करने की ज़रूरत है, तब जाकर हम आज की दुनिया में सर बुलंद होकर खड़े हो सकते हैं। और इसमें यकीनन हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो कभी भी सही और दुरुस्त नहीं रही। हमेशा तालीम के मामले में बहुत शॉर्ट साइटेडनेस का हमने मुजाहरा किया है। अगर हमने कभी पॉलिसी बनाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कि हम कभी मॉडल स्कूल बना देते हैं, कभी टेक्निकल स्कूल बना के ऐलान कर देते हैं कि हमने तालीमी पॉलिसी बना ली है। आजकल दानिश स्कूलों का जो है वो जोर है। पंजाब के अंदर अंग्रेजी जो है उसको मीडियम को लाजिम कर दिया है। सिंध के अंदर जो है वो सुना जा रहा है कि चीनी जुबान को जो है वो अब इंस्ट्रक्शन यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो बनाया जा रहा है। तो ये मुख्तलिफ तरह के तजर्बात हैं, कोई लॉन्ग लास्टिंग किस्म की, और आइन के जो हमारे तकाजे हैं कि हमने किस तरह से किरदार साजी करनी है, तालीम हर बच्चे को जो है वो देनी है, हमने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं की। लेकिन ये किसकी कोताही? हमने इस पर तवज्जो नहीं दी क्या? ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम मतलब जी मैं समझता हूँ कि बुनियादी जिम्मेदारी तो हुकूमतों की है, और जो भी हुकूमतें रही हैं इक़्तिदार के अंदर, चाहे वो डिक्टेटर्स की हों या डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टीज की हों, ये उन तमाम की जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, आप लोगों ने अपनी हुकूमत के दौरान क्या किया खैबर पख्तूनख्वा में? जो आपको खैबर पख्तूनख्वा है, आप बताएं उसमें क्या हाँ, एक तो ये कि हमारे पास यानी उस वक्त सूबा सरहद की जो हुकूमत थी उसमें तालीम को प्रायोरिटी दी गई। उसमें ख़ास तौर पे ख़वातीन की तालीम सूबा सरहद के अंदर फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा हायर रेट उसका जो है वो बन गया। स्कूल और कॉलेज खोले गए, और ख़ुद जमात इस्लामी तो एक अरसे से जितना काम हम सियासत का कर रहे हैं उतना ही काम हम खिदमत का कर रहे हैं। हमारे पास कुर्बानी की खालों के पैसे होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ लाहौर शहर के अंदर मैं बीइंग अमीर जमात इस्लामी जो है वो 4 बड़े स्कूलों की निगरानी कर रहा हूं, और 17 जो है वो स्कूल हैं जो मतलब बैठक स्कूल हैं वो हम चला रहे हैं, और 20 इस तरह के और इदारे हैं जो हम मसाजिद के साथ वाबस्ता रख के चला रहे हैं। अभी जो हमारे 4 बड़े स्कूल हैं जिनका रिजल्ट आया मैट्रिक का, इन सब के अंदर 80% जो है वो A+ है, और कुछ जो है वो A ग्रेड है, और फिर कुछ बच्चों का जो है वो B ग्रेड है। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये खैराती इदारे हैं और इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हम तो ये लोगों को मिसाल देकर कह सकते हैं कि हमारे पास तो मांगे तांगे के यानी चंदे और खालों के पैसे होते हैं, तो हम इतना बड़ा काम कर देते हैं, और अगर हमारे जैसे लोगों के हाथों में सरकारी खजाना आ गया तो कितना बड़ा तालीमी इनकलाब हम बर्पा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आपकी खिदमत रही होंगी, आपने औरतों की एजुकेशन के लिए भी सूबा सरहद में काम किया होगा, लेकिन एक ओवरऑल आपका इमेज जो है वो ये जरूर है कि आपकी जो सियासत है, आपके जो नारे हैं वो गो अमेरिका गो हैं, बाकी चीजें हैं ठीक है, साथ साथ 2 तालीम 2 पे भी जोर दीजिए। जी, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, असरे हाजिर का एक बड़ा अहम मसला होता है। वो अगर हम कल तक कश्मीर की बात करते थे, हम करते रहे हैं, आज हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, पिछले चंद दिनों से बर्मा के मुसलमानों के ऊपर क़यामत टूटी है, हमने उनके हक में इज़हार यकजहती और नारे बुलंद किए हैं, ये एक बिल्कुल और वक्ती चीज़ है। लेकिन जमात इस्लामी की अगर आप प्रायोरिटी और तरजीहात और उसकी हिस्ट्री रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको हर शहर में जमात इस्लामी के इदारे नजर आएंगे जो यानी हम बहुत ही महदूद सोर्सेज के साथ चला रहे हैं। नहीं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो आप महदूद जराए से चला रहे हैं वो तो आप बहुत छुपा के चला रहे हैं, या कम से कम दिखावा नहीं कर रहे हैं, और जो रैलीज आप निकालते हैं, जो धरने आप देते हैं, उन पे इतना पैसा भी खर्च होता है, उस पर इतना वक्त भी खर्च होता है, उसमें तो इतनी पब्लिक भी नजर आती है। यही मैं कह रही हूँ कि आपकी अगर ये स्ट्रेंथ है तो उसको तालीम की तरफ क्यों नहीं मोड़ सकते? जी, मेरा ख्याल है कि हमें हर चीज पे तवज्जो देनी चाहिए, और आपके इन सवालात का अगर तो मकसद ये हो कि हम तवज्जो नहीं दे रहे तो मैं आपकी बात को दुरुस्त समझ लूंगा कि मजीद और खूब से खूबतर जो है वो जस्तजू होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के सवालात बाज़ लोग उठाकर हुकूमत को जो है वो कटहरे से निकाल देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं। अल्टीमेट जिम्मेदार जो है
وہ اس ملک کی حکومتیں ہیں، بیوروکریسی ہے، وہ خزانے کے جو نگران لوگ ہیں جن کے پاس سارے وسائل موجود ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں. ہمیں ان کے اوپر سوال کرنا چاہیے. آج کے دور میں تو اب حکومتیں جو ہے وہ ویسے ہی تعلیم سے فارغ ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ سیکٹر ایسا ہے جسے بالکل پرائیویٹ نجی لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، حتیٰ کہ وہ ڈی نیشنلائزیشن پر چلے گئے اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بنانے کی اجازت دے دی. کئی یونیورسٹیوں کو جو ہے وہ حکومت فنڈ بھی دے رہی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اب بی کام جو ہے وہ 3 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے، ایم بی اے جو ہے وہ 7 لاکھ کے اندر ہو رہا ہے، اور انجینئرنگ اور باقی وہ ساری چیزیں. یعنی میں نے اپنی تعلیم جو میں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی کیا کوٹ لکھپت جیل کے اندر رہتے ہوئے، اور ریگولر میں نے ایم بی اے کیا پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں نے اپنی تعلیم پر اتنا پیسہ نہیں لگایا ہوگا جتنا اب میں اپنے بچوں کو جو میرے گھر کے قریب کرسچن اسکول میں پڑھتے ہیں اور میں ان کی ہر مہینے جو ہے وہ فیس دیتا ہوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات اس بحث کی طرف لے جانا کہ پارٹیز کو زور دینا چاہیے، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن ہم کتنا کام کر سکیں گے؟ اصل تو جب حکومت اقتدار میں آ جاتی ہے، سارا خزانہ ٹیکس یہ وہ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر سوال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے امیرالعظیم صاحب، آپ کی بات یہاں روکوں گی کیونکہ وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. سعد رفیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیرالعظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر عباس صاحب. ایک اور سکسیس سٹوری بھی ہے صدف نقوی کی، وہ بھی آپ کو آگے پروگرام میں متعارف کروائیں گے ان سے خود. آپ ہمارے ساتھ رہیے.